नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आपका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज मैं आपको सारा आकाश का सारांश, प्रश्न उत्तर और पात्रों का चरित्र चित्रण एक ही वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको सारा आकाश का पूरा उपन्यास सारांश के सहित सुनना है या पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सारा आकाश। सबसे पहले हम यह बताएंगे कि इसके लेखक राजेंद्र यादव का उद्देश्य क्या था सारा आकाश लिखने का। सारा आकाश उन्होंने बहुत ही साधारण और बोलचाल की भाषा में लिखा है। सरल पात्रों और सरल भाषा द्वारा उन्होंने समाज में फैली बुराइयों जैसे दहेज न मिलने के कटु अनुभव, गरीब परिवार की मुश्किलें, कम उम्र में विवाह कर देने से पुत्र के कष्ट और बेरोजगार विद्यार्थी का विवाह कर देने से उसके सामने आने वाली समस्याएं, सच्चे मित्र के गुण और एक परिवार में निरंतर चलते हुए विवाद जो एक तरह से मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं, इन उद्देश्यों को प्रदर्शित करने में वह सफल हुए हैं। उपन्यासकार ने समाज में फैली कुंठा और सास बहू के रोज रोज के झगड़ों का यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है। समाज में जैसा होता है वैसा ही उन्होंने दिखाया है। कोई भी कथन या पात्र बनावटी या असंभव सा नहीं लगता। सारा आकाश पढ़ते हुए ऐसा लगता है ये आम परिवार की घटना है। सारा आकाश का प्रमुख पात्र समर है। उसके सामने समस्या है कि वह पढ़ना चाहता है किंतु इंटर की पढ़ाई के समय ही उसकी शादी कर दी जाती है। यह शादी उसके इच्छा के विरुद्ध है। अब शादी होने के बाद उसके घर में झगड़े चलते रहते हैं। घर के झगड़ों के कारण ना तो वह पढ़ पाता है ना ही उसका मन शांत रहता है। आज की बहुएं किस प्रकार से सासुओं की यातनाएं सुनती हैं और चुप रहकर इन दुखों को झेलती हैं या धन अभाव में जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उपन्यासकार ने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। घर की अशांति जो आपसी झगड़ों और नासमझदारी के आधार पर उत्पन्न होती है वह शिक्षा, दूरदर्शिता और सूझबूझ से दूर हो सकती है, किंतु उपन्यासकार ने दिखाया है कि आडंबरों, अंधविश्वासों और समाज में प्रचलित बुराइयों के कारण वह और भी बढ़ जाती है। इस उपन्यास में यथार्थ और आदर्श का भी समावेश है। उपन्यासकार ने पाठकों को यह बताने का भी उद्देश्य किया है कि घर की अशांति और हर समय होने वाले झगड़े अध्ययन में बाधा तो डालते ही हैं और ऐसी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहां वह अपना जीवन समाप्त करने के लिए उद्यत हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम अब पात्रों के चरित्र के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र समर है। वह प्रभा का पति है और उपन्यास का नायक भी है। वह एक विद्यार्थी है जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है। उसी दौरान उसकी शादी कर दी जाती है। वह शुरू से ही निराशावादी रहा है, शांत स्वभाव वाला रहा है और पुराने विचारों और पहनावे वाला रहा है। पढ़ने वाला तो वह था ही, किंतु घर की रोज चकचक के कारण वह घर में ठीक से पढ़ नहीं पाता। वह विवाह करना नहीं चाहता और मुसीबतों से बहुत ही जल्दी घबरा जाता है। वह घर में शांति चाहता है किंतु शांति उसे मिलती नहीं है। वह प्रभा से पहले बात नहीं करता है, किंतु बाद में जब वह बात करता है तो वह उसे बहुत प्यार भी करता है और उसका ख्याल भी बहुत रखता है और उसके कारण घर वालों से भी उलझ जाता है। सब मिलाकर अगर हम लोग देखेंगे तो उसका संपूर्ण जीवन निराशा और कष्टों में बीतता है और अंत में जब वह आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से आत्महत्या करने से अपने को बचा लेता है। उपन्यास की दूसरी पात्र है प्रभा। प्रभा जो समर की पत्नी है, एक आदर्श गृहिणी है। उम्र तो अधिक नहीं है पर वह हमेशा दूरदर्शिता और कुशलता और सूझबूझ से काम लेने वाली धैर्यवान स्त्री है। कभी भी मुसीबतों से घबराती नहीं है। सब अपमान सहकर भी वह अपना काम करती रहती है। वह सुंदर और अच्छे स्वभाव की स्त्री है। इतना काम का बोझ बढ़ने पर भी वह कभी घबराती नहीं है। सब घरवाले जब उसके विरुद्ध हो जाते हैं तो भी वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है और अपने पति को सबसे बचाती भी है। बाबूजी
बाबूजी समर, धीरज और अमर कुंवर मुन्नी के पिता हैं। वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें 25 रुपये पेंशन मिलती है। गरीब परिवार के मुखिया हैं। क्रोधी, अशिष्ट भाषा बोलने वाले, शक्की दिमाग वाले व्यक्ति हैं। दूरदर्शिता की कमी है और जल्दी ही किसी पर विश्वास कर लेते हैं। उनकी पत्नी अर्थात अम्मा जी 4 पुत्रों और 1 पुत्री की माँ हैं। वह गंवार, अपशब्द बोलने वाली हैं, अनपढ़ हैं और बहुओं पर रौब घाटती हैं। बीमार और खाट पर माला जपते हुए पूरे घर की निगरानी रखने वाली महिला है। तो यह थे सारा आकाश के प्रमुख पात्र। तो चलिए अब सारा आकाश का सारांश हम थोड़े ही शब्दों में पढ़ लेते हैं। बिना किसी ताल और लय के डमाडम पीटती ढोलक और औरतों के गीतों के स्वर अचानक रुक जाते हैं। क्या हुआ पूछते हुए सारी औरत, बच्चे गली वाले जंगले और छज्जों पर झांक कर देखने लगते हैं। गली के पार ठीक समर के घर के सामने सावल की बहू मिट्टी का तेल डालकर कोठरी में जलकर मर गई थी। किवाड़ तोड़ते तोड़ते लोग जब अंदर गए तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ गए। समर जो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है, वह सभी साथियों से आंख चुरा रहा है। लाख समर अपने को विश्वास दिलाता है कि आज उसकी सुहाग रात है, पर उसे विश्वास नहीं होता। वह एक निम्न मध्यम परिवार का दूसरा लड़का है। उसके संयुक्त परिवार में माता पिता, विवाहित बड़ा भाई, 2 छोटे भाई और 1 विवाहित बहन है जो ससुराल के अत्याचारों से पीड़ित होकर अपने मायके में रह रही है। वह सोचता है कि कैसा बोझिला प्रारंभ है जिंदगी का। अभी वह इंटर में पढ़ रहा है और उसकी शादी कर दी गई। बड़े भाई के विवाह को 8 साल हो गए। अम्मा और बाबूजी रोज यह मनौती मनाते थे कि कब मेरी शादी हो जाए। इसे वह अपनी डायरी में लिखता है। उसकी पत्नी जो कि 10वीं पास है, उसकी भाभी उससे कहती है कि उसके चेहरे पर हल्के हल्की चेचक की झाइयाँ हैं। खैर उसे तो कुछ लेना देना नहीं है। समर सोचता है कि वह अपनी नवविवाहिता पत्नी से एकदम बात करना शुरू नहीं करेगा और उसे समझाएगा कि वह पहले अपनी शिक्षा पूरी करेगा, तब आगे जाकर कुछ सोचेगा। जब हल्के से धक्का देकर भाभी पीछे से किवाड़ बंद किए देती है तो समर कमरे में आ जाता है। उस समय प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी, जैसे कि वह खड़ी खड़ी ही सो गई हो। वह पलंग पर बैठ जाता है। मन ही मन समर दोहराता रहता है कि नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है। समर के पलंग पर बैठते ही प्रभा ने सिर उठाकर देखा और फिर उसी तरह खिड़की पर अपना सिर टिका दिया और वह बुद्धू की तरह उसे देखता रहा। धीरे से वह पलंग पर लेट गया। उसे लगा कि वह यहाँ आया ही क्यों। जब काफी देर हो जाने के बाद भी प्रभा उसे नहीं पूछती तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सोचता है कि समर के घर वाले तो बिना पढ़े लिखे हैं और वह है मैट्रिक पास, शायद इसलिए वह उससे बात करने नहीं आएगी। उसको उसकी अशिष्टता पर बहुत ही गुस्सा आता है। समर को यह अपना अपमान लगता है और वह गुस्सा होकर के वहां से उठ जाता है और बिना कहे सुने निकल जाता है। सवेरा होते ही वन में लगी भयंकर आग की तरह समाचार सारे घर में फैल जाता है कि समर प्रभा से नहीं बोला। बाबूजी अत्यंत ही गूढ़ रहस्य जानने की मुद्रा में समर से पूछते हैं, क्या कुछ खास बात हुई? वह चुप रहा। लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? वह चुपचाप निकल जाता है। उसकी बहन मुन्नी उसे रोकती है पर वह नहीं रुकता। रात को फिर उसे प्रभा के पास कमरे में छोड़ दिया जाता है। प्रभा उसके पास दूध लेकर आती है। वह सोचता है कि वह उसको दूध देगी और माफ़ी मांगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह खड़ी रहती है। उसे देखकर वह गुस्से से बाहर निकल जाता है और निर्णय लेता है कि अब इससे दोबारा कभी नहीं भूलेगा। किंतु जब प्रभा ने पहली बार खाना बनाया तो उसके हाथ की रसोई को सबसे पहले समर को ही खाना था। जब वह रसोई में आया तो मुन्नी, अम्मा, भाभी और अमर उसका छोटा भाई सब बैठे थे। उसने रसोई में उसके गोरे हाथ को देखा जिसमें वह अंगूठी, सोने की चूड़ी और हाथ की घड़ी पहनी थी। उसने रोटी का टुकड़ा दाल में डुबोकर खाया तो तुरंत ही उसे ओ करके उगल दिया और बाहर आ गया। दाल में बहुत नमक था। घर में इस बात पर बवाल मच गया और दूसरे दिन प्रभा के भाई उसे लिवाने लाए तो वह मायके चली गई। तो के कारण अम्मा प्रभा से खुश नहीं थी। आखिर वो दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। तभी अम्मा कह रही थी कि हमारे लड़कों को क्या लड़कियों की कमी है, हम समर की दूसरी शादी कर देंगे। समर अम्मा को डांटता है
और कहता है कि एक ही शादी ने उसे निहाल कर दिया, अब तो उसे पढ़ लेने दो। विवाह के दिनों का सारा दिखावा समाप्त हो चुका है। अब लेन देन वालों से रोज महाभारत होता था। बाबूजी, अम्मा और भाई साहब से कहते रहते हैं, अब आगे कैसे होगा इस पर भी सोचो। हकीकत यह थी कि बाबूजी को 25 रुपये पेंशन मिलती थी और भाई साहब को 99 रुपये। शादी में साइकिल मिली थी, उसे ही वह घसीट रहे थे। अम्मा बैठी बैठी माला जपती रहती और बुदबुदाया करती कि 2-3 बच्चे पढ़ने को हैं। अमर मैट्रिक देगा, छोटा कुंवर अभी छठे में है और समर इंटर कर रहा है। घर में सबसे अभागिन मुन्नी थी। 16-17 की उम्र में बेचारी की शादी हो गई। ससुराल से मुन्नी के करुणापूर्ण खत आते। यहाँ आती तो बिलक बिलक कर रोती। पति और सास मिलकर उस पर बहुत अत्याचार करते थे। पति का चाल चलन भी ठीक नहीं था। उसने किसी औरत को लाकर घर में रख लिया था। समर को उसके पति पर बहुत गुस्सा आता। वह सब कुछ सहती रही, लेकिन जब नहीं सहा गया तो वह यहाँ आ गई। भाभी प्रभा के बारे में समर के हमेशा कान ही भरती रहती थी कि औरत को दबाकर रखना चाहिए। घर में हमेशा रुपए पैसे की तंगी के बखान के कारण समर का मन दुखी और भारी भारी सा रहता था। समर सोचता है कि प्रभा को गए हुए 6 महीने हो गए। क्या वह वहां से एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकती थी? कभी कभी वह सिहर उठता था कि इस घमंडी लड़की के साथ उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। उसको बोर्ड की फीस भरने के लिए 25 रुपये की आवश्यकता थी। वह सोचता है कि भाभी से मांग लूं। फिर सोचा कि वह होने पर भी नहीं देंगी। हार कर वह बाबूजी के पास जाता है। बाबूजी उसकी मांग सुनकर तमतमा जाते हैं और बोलते हैं, ये मेरी पेंशन के रुपए हैं, सो इन्हें ले लो। अब हमारा क्या है, हमें तो हड्डे पेलने हैं जिंदगी भर, सो तुम्हारे लिए करेंगे, कर्म में लिखा है तो करेंगे। समर की हिम्मत नहीं होती है नोट उठाने की, पर मजबूरी थी इसलिए वह उठा लेता है। परेशानियों ने बाबूजी को भी चिड़चिड़ा बना दिया है। एक दिन कॉलेज से लौटते समय अमर ने समर को बताया कि वह भाभी को मायके से ले आया है। उसके घरवाले ने उन्हें बड़ी मुश्किल से भेजा है, लेकिन समर की सब वहां तारीफ कर रहे थे। उसे आश्चर्य होता है। इसका मतलब प्रभा ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उसे अपने अनुचित व्यवहार पर बड़ा ही क्षोभ होता है। उसे प्रभा में अब अच्छाई नजर आने लगती है कि उसने अपने मायके में कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद आया तो भाभी ने उसे खाना खाने के लिए कहा, क्योंकि प्रभा भी भूखी बैठी थी। उसने जल्दी खाना देने को कहा क्योंकि उसे पढ़ना था, बोर्ड के इम्तिहान थे। उसके पास पढ़ने के लिए एक लालटेन थी, जबकि उसके दोनों भाई एक ही लालटेन में पढ़ते थे। वह घर से बाहर निकल आया यह देखने के लिए कि घर में क्या हो रहा है। अंदर आता है तो प्रभा भी अपना काम करके कोठरी में आती है। वह संदूक खोलकर कपड़े निकालती है और कपड़े उठाकर आगे चली जाती है। तभी भाभी उससे कहती है कि वह वहीं सोए। सारी जिंदगी जब वहीं बितानी है तो उसे वहीं रहना पड़ेगा। समर को यह सुनकर प्रभा के अहंकार पर गुस्सा आ जाता है और वह सोचता है कि अब वह प्रभा से कोई संबंध नहीं रखेगा। जब वह अगले दिन से प्रभा के बारे में सोचता है तो उसके दांत भीग जाते हैं। उसे विस्मय होता है कि वह इतना घमंड क्यों करती है। खाना देते समय भाभी से वह बोर्ड के इम्तिहान का नाम लेता है और बोलता है कि अब मुझे पढ़ने दो, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। भाभी जब भी समर को प्रभा के बारे में बताती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है कि जब वह है तो आप ही क्यों पिसती रहती हैं, उसे भी घर का काम करने दो। अजब वातावरण था घर का। सभी भाभी के लड़का होने की बात करते। लड़के की बात पर अम्मा बाबूजी खुश थे, लेकिन खर्चे के बारे में सोचकर सहम जाते। किंतु भाभी को हो गई लड़की। बाबूजी ने चैन की सांस ली क्योंकि बड़ा खर्चा बच गया। उस समय से प्रभा ना जाने कब सुबह उठकर भाभी के लिए हरीरा बनाना शुरू करती, खाना बनाती, चौका बर्तन करती। वह खूब काम करती, लेकिन कभी भी उसके मुख पर अनिच्छा या थकान नहीं दिखाई देती थी। बाबूजी ने एक दिन उसे पर्दा ना किए हुए देख लिया तो उसे बहुत डांटा और समर को भी इसके लिए डांटा। समर पर्दे के खिलाफ है, लेकिन वह अपने घर में कुछ नहीं बोलता। घर में झगड़े के बाद भी समर के काम निर्बाध रूप से चलते रहते। जब भी वह बाहर जाता उसकी कोठरी साफ हो जाती और खाना थाली में ढककर पड़ा रहता। समर ने सोचा कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। वह प्रभा के बारे में भी ज़्यादा सोचता था। बच्ची का नामकरण संस्कार के दिन प्रभा ने पूजा के लिए मिट्टी के ढेले से बने गणेश जी से बर्तन मांज लिए। इससे सारे घर में हड़कंप मच जाता है। प्रभा चुपचाप अपराधी बनी खड़ी रहती है। उसके माँ बाप तक को खरी खोटी सुनाई जाती है। अम्मा जी की सिसकियाँ
और भाभी की सिसकियां सुनकर समर को बहुत गुस्सा आता है और वे एक चाटा प्रभा के गाल पर दे मारता है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। उसे इस पर दुख भी होता है कि 7-8 महीने में वह प्रभा से बोला भी तो पहली बार तमाचे के रूप में। उसे अपने व्यवहार पर बहुत दुख होता है, वह रोने लगता है। समर अक्सर पढ़ने के लिए दिवाकर के घर चला जाता था। एक दिन वह सुबह दिवाकर के यहाँ से लौटा तो अम्मा प्रभा को डांट रही थी कि कभी कभी सिर तो धो लिया कर। प्रभा बताती है कि घर में इतना काम है कि उसे समय ही नहीं मिलता। इस पर अम्मा जी में संवेदना नहीं, भैया भी गरज पड़ते हैं। अम्मा चिल्लाती है कि क्या दिन रात चकचक करते रहते हो, दिन निकलता नहीं है और शुरू हो जाते हैं। पर अम्मा किसी की नहीं सुनती, बोलती है चकचक होती रहती है तो ये हाल है, ना हो तो सारे दिन घर का पटरा ही में क्या हो पटरा ही बैठ जाए। एक दिन प्रभा ने ऊपर छत पर बाल धोए, जिस पर बाबूजी बहुत नाराज हुए। मुन्नी ने प्रभा का बचाव किया। समर के अंदर से कोई बोलता महसूस करता हुआ नजर आता है। वह जान नहीं पाया। परीक्षा में 5-7 दिन रह गए थे, इसलिए वह इस तरफ कभी नहीं सोचता था। आखिरी पेपर करके जब समर हॉल से निकलता है तो उसकी तबीयत बहुत ही हल्की और खुश थी। समर घर आया तो उसे पता चलता है कि मुन्नी के पति उसे लेने आए हैं। बाबूजी को उनसे बातें हो रही हैं। जिसने 2-2.5 साल में सुध नहीं ली, वह अब उसे लेने आए हैं। वह उसे भेजना नहीं चाहता, किंतु बाबूजी समझा बुझाकर मुन्नी को उसके साथ भेज ही देते हैं। अगले दिन मुन्नी को विदा कर दिया जाता है तो सभी की आंखें सजल होती हैं। प्रभा से लिपटकर मुन्नी इस तरह रोती है जैसे जन्म जन्मांतरों की विदा ले रही हो। एक दिन समर घर आता है, देखता है कि बाबूजी बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं और प्रभा अपराधिनी की मुद्रा में खड़ी थी। वह छत पर बैठकर दाल भीन रही थी। ठंड का समय था, जो बात बाबूजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाबूजी बोलते हैं ऐसे ही लक्षणों के कारण लड़की घर से भाग जाती है। उस दिन समर घर से बाहर निकल करके सिनेमा चला जाता है। जब बहुत रात गए वह पहुंचता है तो रात में देखता है, पानी पीने के लिए उठता है तो देखता है कि बाहर ओस पड़ रही है। वहाँ प्रभा बैठी थी छत पर, वह रो रही थी। जब वह पानी पीकर लौट आया, बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि वह बाहर क्यों रो रही है। कुछ देर बाद फिर बाहर गया तो हिम्मत करके पूछता है कि आधी रात को यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। वह समर की तरफ एक बार देखती है, फिर रोने लगती है। इस पर समर कहता है कि सुबह रो लीजिए ना, उसमें तबीयत खराब हो जाएगी। तब वह रुआंसे स्वर में कहती है आपको क्या है, आप जाकर सोइए ना। इस बार पल्ला हटाकर जब वह सिर उठाती है तो वह तड़प कर रह जाता है। 1 साल, वह कहती है 1 साल से कभी जब आपको मेरी चिंता नहीं हुई कि मरती हूँ या जीती हूँ, तो आप आज क्यों आए हो? आप जाकर सो जाइए। निशक्त और टूटा हुआ समर वहीं उसके सामने बैठता है। समर सक पकाते हुए कहता है कि प्रभा तुम क्या मुझसे नाराज हो? प्रभा उसके कंधे पकड़कर कहती है तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर किया है मैंने? क्या तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो अपने हाथों से गला घोट दो, मैं चू नहीं करूंगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, किंतु मुझे बताओ तो सही आखिर मैंने क्या किया है। यह कहकर वह उसके कंधे से लिपट जाती है। समर को भी खुद होश नहीं रहता वह कब रोने लगता है। अब उसे अपने हृदय से दुख होता है कि उसने कितने अत्याचार किए। कभी यह जानने तक की कोशिश नहीं की कि उसमें भी एक जान है। अब दोनों पति पत्नी में बातचीत शुरू हो जाती है। सुबह उठते ही प्रभा समर को कहती है कि मुझे एक पोस्टकार्ड ला दीजिए, मैंने बहुत दिनों से माँ को खत नहीं लिखा। समर पूछता है क्यों नहीं लिखा, तो वह कहती है पैसे नहीं थे। वहाँ का सुहावना मौसम देखकर समर को अति प्रसन्नता होती है। उसे लगता है कि बाबूजी अब उससे खूब खुश हो जाएंगे। पहले प्रभा को याद करके उसके हृदय में आग लग जाती थी, पर आज उसकी याद करके वह खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। पोस्टकार्ड वाली बात याद आते ही वह दिवाकर से जाकर के 2-4 पोस्टकार्ड मांग लेता है। किंतु जब वह घर पहुंचता है तो बाबूजी उसे टोकते हैं। नवाब साहब कहाँ मटर गश्ती कर आए हैं, ना खाने की चिंता ना पीने की। समर बताता है कि वह दिवाकर के यहाँ गया था नौकरी की बात करने, जिसके कारण बाबूजी कुछ नरम हो जाते हैं। खाना खाने बैठता है तो समर देखता है कि प्रभा की धोती जगह जगह से फटी है। वह देखता है कि उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। भाभी के पास 4-6 धोतियाँ रखी होंगी, पर उन्होंने भी नहीं सोचा प्रभा के बारे में। चौका बर्तन और घर के काम धंधे में लगे रहने के कारण उसकी गोरी खाल काली पड़ गई थी। थाली सरकाकर वह उठ खड़ा हुआ तो प्रभा पूछती है कि क्यों, तो वह बोलता है कि दिवाकर के यहाँ से खा आया। ऊपर जंगले में से वह देखता है कि भाभी कह रही थी कि अब दोनों आपस में बोलने लगे।
इस कथन में उसे हल्का सा व्यंग नजर आता है। प्रभा उसे बताती है कि पहले दिन जब उसने खाना बनाया था तो भाभी ने सब्जी में मुट्ठी भर नमक डाल दिया था, जिसे सुनकर समर को बहुत आश्चर्य होता है। समर पूछता है कि अम्मा और भाभी उससे क्यों नाराज रहती है। इस पर प्रभा कहती है कि यह मेरी किस्मत में लिखा होगा। शायद दहेज ना लाने के कारण अम्मा और बाबूजी उस पर नाराज रहते हैं और भाभी अम्मा के दिन रात कान भरती रहती है। समर अपने किए गए कार्यों के प्रति प्रभा से क्षमा मांगता है। वह सोचता है कि प्रभा कितनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, बोलचाल में भी शहरी परिवार की लगती है। प्रभा बताती है कि वह अब बहुत बोलने लगी है। यदि अगर कोई बात उसे क्यों बुरी लग जाए तो बुरा मत मानना। फिर वह अपनी क्लास फेलो रमा के बारे में बताती है, जिसके साथ वह मिलकर जीवन की कई योजनाएं बनाती रहती थी। समर नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाता है। वहाँ की भीड़ देखकर निराश होकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह भाभी से पूछता है कि यदि उनके पास एक धोती हो तो वह प्रभा को दे दे, जिस पर भाभी मना कर देती है। अब वह अम्मा के पास जाता है तो उल्टे उसे ताने सुनने को मिलते हैं। प्रभा ने ही तुझे पढ़ा लिखा कर भेजा होगा। बाबूजी भी अम्मा की बातों में आकर उसे उल्टा डांट देते हैं कि बहू की तरफदारी करने आया है, कमाने धमाने को कौड़ी नहीं है और बहू की तरफदारी को शेर। अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर समर बाहर निकल जाता है। घर में तो हर समय चकचक होती रहती थी, पर सड़क पर आकर याद करता है कि उसे जाना कहाँ है। आखिर में वह नौकरी के लिए दिवाकर के पास जाता है। दिवाकर ने समर को बताया कि एक नौकरी है, पर जब वह वापस घर पर आता है तो देखता है कि अमर रोटियों में कम घी लगने के कारण प्रभात को डांट रहा था। पर प्रभा बताती है कि घी खत्म हो गया था, किंतु अमर को लगता है कि वह उसकी उपेक्षा करती है और वह बोलता है कि समर को ही ज़्यादातर घी खिलाया जाता है, इसलिए घी खत्म हो जाता है। सुनकर समर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अमर को पीटता है, जिसे अमर भनभनाता हुआ थाली फेंककर बाहर चला जाता है और अम्मा और भाभी अमर की ही तरफदारी करती है। वह गुस्सा होकर के बाहर चला जाता है। दिवाकर समर को बताता है कि एक नौकरी है, पर है बहुत शहर के दूसरे छोर पर शर्त यही है कि अगर वह कॉलेज के 3rd ईयर में दाखिला लेगा तभी वह काम दिलवाएगा। एक प्रेस में प्रूफ रीडिंग का काम है। सुबह 5 बजे से 11 बजे का टाइम है और 75 रुपये महीने का है। बाद में बढ़ भी सकता है। समर खुशी के मारे उछल पड़ता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि 75 रुपये की नौकरी उसे मिल गई। सुबह वह जल्दी उठेगा, प्रभा खाना बना देगी। समर ने दिवाकर से 20 रुपये उधार मांग लेता है। चलते हुए समर पूछता है कि इतवार की छुट्टी रहा करेगी। दिवाकर हाँ बोलता है। समर अपनी चुटिया कटवा करके बालों में ही मिलवा लेता है। अब उसे धर्म में विश्वास नहीं रहा। वह व्रत उपवास को भी नहीं मानता है। नौकरी की बात पता लगते ही घर वालों का व्यवहार समर और प्रभा के प्रति नरम हो जाता है। अम्मा कहती है कि यदि समर सहारा देगा तो घर की मुसीबतें कम हो जाएगी, और समर सोचता है कि पढ़ाई के खर्च के बाद वह कैसे मदद कर पाएगा। 25-30 रुपए तो पढ़ाई में निकल जाएंगे और प्रभा के लिए धोती ब्लाउज भी लाना है। 20 रुपए दिवाकर को भी देने हैं। यह सोचते सोचते उसका सारा दिन कट जाता है। समर नौकरी पर जाना शुरू कर देता है और प्रभा पूरे दिन बैल की तरह जुटी रहती है। समर पहले बिना टिकट के जाना शुरू करता है। शुरू में तो उसे काम ठीक लगता है, किंतु बाद में उसे अरुचि होने लगती है। शुरू में गलतियां भी हुई। प्रेस में शोरगुल इतना रहता है कि सिर में दर्द होने लगता है। काम करने वाले लोग इतने दिलचस्प थे कि बाद में मन लगने लगा। जब 12 बजे कड़कड़ाती धूप में पसीने से तरबतर होकर घर आता तो 2 गिलास पानी पी लेता, फिर भूख ही नहीं रहती। प्रभा बताती है कि घर के कामकाज के बाद इसी समय उसे छुट्टी मिलती है, तब दोनों साथ साथ खाना खाते। रिजल्ट आया, समर तो 2nd डिवीजन में पास हो गया, पर अमर फेल हो गया। अमर रो रहा था, सभी दुखी थे। भाभी अपने खर्चे का रोना रो रही थी। समर अपना कॉलेज में नाम लिखवा देता है। पुराना विद्यार्थी होने के कारण उसे एडमिशन मिल जाती है। प्रेस से छूटते ही वह कॉलेज भागता है और वहां से 3 बजे छुट्टी मिलती है। प्रभा कहती है कि वह सुबह जल्दी उठकर खाना बना दिया करेगी। समर कहता है कि कहीं वह क्लर्की का काम देखेगा, जिससे 10 बजे जाकर 5 बजे आ सके। प्रभा उसे बताती है कि उसमें बहुत ज्यादा जीवनी शक्ति है, इससे भी ज्यादा मुसीबतों से वह विचलित नहीं हो सकती। समर ने बताया वह हारा नहीं है, उसके लिए जरूर कुछ करेगा। एक दिन घर में मामा जी को आया देखकर समर को आश्चर्य होता है। वह अमर के लिए कोई लड़की बताने आए थे। कह रहे थे कि आप स्वयं लड़की देख लेते तो अच्छा होता। अमर को और 2-4 मोहल्ले वालों को भी दिखा दो, बाकी बातें खुद ही कर ले। समर टोकता है कि अभी जल्दी क्या है बाबूजी, अभी तो अमर फेल होकर चुका है।
मामा जी कहते हैं फेल पास तो लगा ही रहता है, लेन देन की बातें साफ कर लो। समर उठने लगता है तो मामा जी हाथ पकड़कर उसे बैठा लेते हैं। बाबूजी ने उसके ऊपर ताना मारा कि 9 बजे से पहले तो इनका सवेरा ही नहीं होता। मामा जी उसे समझाते हैं कि कुछ घर की तरफ भी ध्यान दो, समझदार आदमी को तो औरतों की बातों में आना ही नहीं चाहिए। उसने मामा जी से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहता है। मामा जी बोलते हैं पढ़ने को कौन मना करते हैं, पर घर की हालत देखकर किया जाता है। तुमने धर्म खरम भी छोड़ दिया। बाबूजी इस पर चिल्लाते हैं कि तुम किस पत्थर को समझा रहे हो चंदन, कहाँ है? सीख दीजिए ताही को, जाको सीख सुहाए। सुनकर समर वहां से चला जाता है। एक दिन समर काम से आकर के चुपचाप बैठा होता है। उसे देखकर प्रभा आकर पूछती है कि क्यों यहाँ चुपचाप बैठे हो, कॉलेज नहीं जाना? समर प्रेस से आने के बाद सुस्त और उदास जाकर छज्जे पर बैठ गया। प्रभा उसको छूकर देखती है कि कहीं बुखार तो नहीं है। नीचे आंगन में चूड़ी वाली भाभी को चूड़ी पहना रही थी। समर की चुप्पी देखकर प्रभा कारण पूछती है कि अभी तक नाराज हो क्या? अम्मा ने प्रभा को नीचे बुलाया। समर इस बात से दुखी था कि उसकी नौकरी चली गई तथा 75 रुपये कहकर 60 रुपये दिए और पार्ट टाइम कहकर पूरा टाइम काम भी करा लिया। प्रभा ने कहा कि वह दीपाकर से इस बारे में बात करे ताकि वह उनसे बात कर ले। समर कहता है कि आखिरी बार जाऊंगा, 15 दिन ही सही, इतने तो मिल जाए जिससे कि उधार चुक जाए। प्रभा कहती है कि वह घबराए नहीं, उसके पास जो 2-4 जेवर हैं उससे किसी तरह काम चल जाएगा। अम्मा आकर के उसे चूड़ी पहना देती हैं। इस पर समर बहुत गुस्सा करता है और प्रभा के दोनों हाथों को एक दूसरे से टकराकर चूड़ियों को तोड़ देता है। चूड़ियों के टुकड़े समर की हथेली और प्रभा की हथेली में चुभ जाते हैं, जिसके कारण उससे खून निकल आता है। उसके बाद वह ऊपर लौट जाता है। बाबूजी उस समर को बैठा देख उससे तनख्वाह के बारे में पूछते हैं कि 10 तारीख से उसने काम शुरू किया था। समर ने लापरवाही से कहता है कि नौकरी तो उसकी छूट गई। बाबूजी बहुत गुस्सा होते हैं कि समर ने पहली तनख्वाह अपने बाप को क्यों नहीं दी और उसे बहुत ही मारते हैं। अमर और भाई साहब के रोकने पर भी समर पर लात और घुसों की थप्पड़ों की बौछार हो जाती है। समर कहता है कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। बाबूजी उसे तुरंत घर छोड़कर जाने को बोल देते हैं। समर ऊपर चला जाता है। सवेरे प्रभा उसको जगाकर बोलती है 4 बज गए हैं, जागोगे नहीं? समर उठ बैठता है। प्रभा उसे खाना बनाकर दे देती है कि तभी दरवाजे पर एक तार वाला खड़ा होता है। समर तार ले लेता है, खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था मुन्नी मर गई। वह बाहर चला गया, यह जानकर कि घर में रोना धोना शुरू हो जाएगा। वह यही बार बार सोचता है कि मुन्नी मरी नहीं है, उसे मार दिया गया है। गाड़ी में बैठा और अगले स्टेशन पर उतर गया। सोचने लगा कि सामने आती हुई गाड़ी के सामने आ जाए तो सारी मुसीबतें समाप्त हो जाए। सामने वाली रेल की सीटी से चौंककर जब वह तंद्रा से जागा, सामने वाली ट्रेन का उसके आगे वाला पहिया धीरे धीरे घूमा। अगर 2 डिब्बों के बीच की खाली जगह में अचानक कूद पड़े या लपक कर हैंडल पकड़कर डिब्बे में चढ़ जाए तो अब पीछे वाली ट्रेन भी खिसकने लगी। दोनों गाड़ियां 2 विरोधी दिशाओं की तरफ सरक रही थी। समर को लगा जैसे वे तेजी से चक्कर खाते हुए चाक पर खड़ा है। घबराकर उसने ऊपर देखा, सारा आकाश डगडग घूमने लगा। तो यह था सारा आकाश कहानी का सारांश। इसके अलावा अगर आप पूरा सारांश, चरित्र चित्रण और प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।